नमस्कार। न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में जो मानहानि मामला है उसमें जीत जो है वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ख़ासकर बीजेपी को एक बात समझ में आ गई है कि अब राहुल गांधी फिर से संसद पहुंच जाएंगे और इसका मतलब ये हुआ कि फिर से राहुल गांधी के सवालों के आगे बीजेपी पस्त होने लगेगी। अब चुनाव से पहले अगर जनता ये देखे कि बीजेपी के पास राहुल के सवालों के जवाब नहीं हैं, तो फिर जनता के बीच बड़ी किरकिरी होगी। और इस किरकिरी से बचने के लिए अब बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को संसद पहुंचने से रोक रही है। सीधा सीधा एक सवाल कि संसद पहुंचने से पहले या संसद राहुल गांधी को पहुंचने बीजेपी क्यों नहीं देना चाहती है, उसका जवाब यहां दे रहा था, आपके पास सामने रख रहा था। और दूसरे शब्दों में कहें तो राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। कैसी साजिश, उससे पर्दा हटाएंगे आज और लिख भी रहे हैं कि राहुल के खिलाफ बड़ी साजिश। राहुल को दरअसल संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए सारे हथकंडे बीजेपी अपना रही है। पीएम मोदी जानते हैं कि अडानी से उनके रिश्तों को लेकर के जब राहुल गांधी ने सवाल किया था सदन के अंदर, तो इसके बाद सारे देश में सवाल उठने लगे थे कि ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है। आपको याद है ना, लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मोदी जी से सीधा सवाल किया था कि अडानी के साथ आपके क्या रिश्ते हैं। और अब केवल अडानी मुद्दा नहीं है, अब तो मणिपुर भी एक मुद्दा है, अब तो हरियाणा भी मुद्दा है और खासकर मणिपुर पर भी मोदी से सवाल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी, आप जानते हैं कि मणिपुर भी 2 दिन रह करके आ चुके हैं। मणिपुर में जब राहुल गांधी थे तो उन्होंने मीडिया से बात की थी। जरा उसको रिकॉल कर लेते हैं फिर से, जरा ले आइए, बाइट सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे मणिपुर में और क्यों अब कल से इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सुनिए। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे राहुल जी? सीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएम ने एक शब्द नहीं बोला है। तो सुन रहे थे, सीधा सीधा अपनी बात राहुल गांधी रखते हुए यहां दिखाई दे रहे थे, ये जब मणिपुर गए थे राहुल गांधी। इधर लोकसभा में अब 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद मंगलवार को। और इंडिया ने, यानी कि विपक्षी दलों का गठबंधन जो है, उसने अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे को लेकर के ही दिया है लोकसभा में, क्योंकि उसकी मांग के बावजूद मोदी जी मणिपुर पर संसद में कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलना तो दूर, वो तो अभी तक आए ही नहीं संसद में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो मोदी को जवाब देने के लिए आना ही होगा। उस वक्त अगर संसद में राहुल मौजूद रहे तो फिर तय है कि विपक्ष की तरफ से सबसे तीखे सवाल राहुल गांधी ही पूछेंगे, सबसे करारा भाषण राहुल का ही होगा। और राहुल अब शब्दों का जादू जो है वो खूब समझने लगे हैं। उन्होंने देख लिया है कि संसद में उनके एक भाषण ने सरकार को इतना डरा दिया कि उन्हें संसद से बाहर करने का प्लान बना लिया गया। संसद से बाहर होने से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझे सदन में बोलने का समय मिले, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था, तमाम भाषण हुए थे और राहुल गांधी उस पर जवाब देना चाहते थे। वो ओम बिरला से भी मिलकर आए थे, लेकिन राहुल गांधी को जवाब समय नहीं दिया गया। जब राहुल गांधी ओम बिरला से मिलकर आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंग्लिश में अपनी बातें रखी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। Please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. तो पहले डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, संसद से बाहर कर दिया गया, सांसदी उनकी ले ली गई बहुत आनन फानन में। 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा सुनाई जाती है सूरत के लोअर कोर्ट से, सीजेएम कोर्ट से, और उसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी ले ली जाती है। इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी और बहुत ही इत्मीनान से अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी सदन से बाहर कर दिए गए
और मगर फिर भी अपने नपे तुले शब्दों में बार बार सदन के बाहर से ही सरकार को घेरते रहे। कभी अडानी पर सवाल किए, कभी अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल किए, तो कभी लोकतंत्र को बंधक बनाने की सरकार की कोशिश पर भी सवाल किए। राहुल गांधी ने भारत के विचार यानी द आइडिया ऑफ इंडिया को सबसे ऊपर रखते हुए सरकार से सवाल किए, क्योंकि राहुल का मानना है कि संघ यानी आरएसएस और बीजेपी द आइडिया ऑफ इंडिया को हटा करके अपनी विचारधारा देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने, आप याद कीजिए कि अमेरिका में भी यही कहा था कि आप या तो गांधी के साथ हो सकते हैं या गोडसे के साथ हो सकते हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर रियर व्यू मिरर में देख करके गाड़ी चलाने यानी देश की गाड़ी चलाने का तंज भी कसा था। आप याद कीजिए, रियर व्यू मिरर, ये बात भी उन्होंने कही थी। और इसमें कहा था उन्होंने कि इसमें एक्सीडेंट होना तय है अगर आप रियर व्यू मिरर देख करके सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे तो। यानी राहुल के आप किसी भी भाषण को सुन लीजिए, वो लगातार मोदी, बीजेपी और संघ को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं जो सच साबित हो रही हैं, सच होती दिख रही हैं। कुछ उदाहरण दे देता हूं। नोटबंदी है, जीएसटी है, लॉकडाउन है, हिंदुत्व और नफरत की राजनीति है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हर अहम मुद्दे पर राहुल गांधी ने जिन खतरों का अंदेशा जाहिर किया है, वो सारे खतरे उसी तरह से सच बनकर देश को डराने लगे हैं। इसीलिए अब जनता राहुल की बातों को गंभीरता से सुनने और समझने लगी है, जबकि मोदी जी के भाषणों में अब या तो राहुल या कांग्रेस या विपक्ष के खिलाफ झल्लाहट दिखाई देती है। विपक्ष यानी इंडिया के खिलाफ, या आज से 20-25 साल बाद के प्लान मोदी जी समझाते हुए नजर आते हैं। 1947 में देश क्या होगा, कैसा रहेगा जब देश 100वीं वर्षगांठ अपनी आजादी का मनाएगा। भाई साहब, ये जो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं अमृतकाल, उसमें क्या कुछ हो रहा है ये तो बता दीजिए। लेकिन देश को तो आज अपनी मुश्किलों का समाधान चाहिए, मगर अगर उसकी जगह फिर नए जुमले पकड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सरकार बचाए जनता बचाए खुद को, सरकार बताए। खैर, जनता इस खेल को अब समझने लगी है। अब राहुल गांधी संसद पहुंच करके फिर से अडानी के साथ साथ देश में बढ़ रही नफरत पर सवाल पूछ सकते हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेर सकते हैं, और इसी से मोदी शायद घबरा रहे हैं और राहुल को संसद से दूर रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2 दिन होने को हैं, लेकिन अब तक लोकसभा की तरफ से यह आदेश नहीं आया है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। अभी लोकसभा अध्यक्ष नियमों और चिट्ठी पत्री में बातों को उलझा रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक वो कर पाएंगे। हो सकता है कि मानसून सत्र में राहुल गांधी को बाहर रखने की बीजेपी की कोशिश जो है वो कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी साजिश का खुलासा जनता के बीच जाकर कांग्रेस करेगी तो मुसीबत बीजेपी की ही बढ़ेगी। आप याद कीजिए कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा करके और फिर अगस्त 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद बीजेपी ने सोचा होगा कि अब 2024 में उसकी सत्ता में वापसी तय है। लेकिन अभी 2023 में शायद एक और अगस्त क्रांति होना बाकी है। 8 अगस्त को आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसमें राहुल गांधी की भागीदारी रहेगी या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का अगस्त कांग्रेस और देश के लिए फिर निर्णायक साबित हो सकता है। अगस्त का महीना है, 8 तारीख सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन और राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन, दोनों के फर्क को समझिए। आइए और साथ साथ जो साजिशें रची जा रही हैं उसको भी समझिए। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। क्या राहुल गांधी को रोक पाएगी बीजेपी? अपने लिए खड़ी कर रही है मुसीबत जो बीजेपी कर रही है, इसको रोक करके, राहुल गांधी को रोक करके क्या उस मुसीबत से बीजेपी निकल पाएगी? बहुत ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। आज रविवार का दिन है और अमूमन न्यूज पॉइंट लेकर नहीं आता हूं। 2 वीडियो आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूं, एक हमारी राय और दूसरा घूमता हुआ आईना। वो आप कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के बाद देख सकते हैं। लेकिन ये तीसरा जो आपके सामने है बहुत अहम है, और इसलिए भी अहम है क्योंकि इस कार्यक्रम में मेरे साथ साथ 6 और साथी मौजूद हैं। उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं और उनके विचार सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, 6 साथी मौजूद हैं। प्रोफेसर
अखिल स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मीनू जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। रविवार को आराम से छुट्टी इत्मीनान से मनाइए, लेकिन थोड़ी सी चर्चा गर्मा गर्म। शुरुआत करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी की कमी खलती रहती है जब नहीं रहते हैं स्वामी जी, तो कहते हैं लोग कि कहाँ गए स्वामी जी, दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन स्वामी जी को भी आराम की ज़रूरत रहती है, कभी कभी बीच बीच में चाहिए भी। आपको पहले बता चुका हूँ कि स्वामी जी अल सुबह उठते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं और हम उनको 9 बजे तक बैठा के रखते हैं, तो ये भी जाती ही है, इसलिए आराम की ज़रूरत भी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आज की चर्चा शुरू करते हैं और साजिश से पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी कैसे देख रहे हैं, कल राहुल गांधी की एंट्री हो रही है संसद में। देखिए राजीव जी, मैं जब राहुल गांधी को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गए हैं मोदी जी के लिए, और मुझे वो संवाद याद आता है, आपको याद होगा, जब आपने पढ़ा होगा महाभारत के समय जब युधिष्ठिर पानी लेने गए थे तो यक्ष ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे और ये कहा था कि पानी तभी ले जाने दूंगा जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो और सबसे कठिन प्रश्न थे यक्ष, जिसके युधिष्ठिर ने जवाब दिए थे। तो राहुल गांधी यक्ष प्रश्न बन गए हैं और राहुल गांधी ऐसा प्रश्न बन गए हैं कि अब इन्होंने इनको गुजरात के कोर्ट से सजा दिलाई और बाद में ये सोचा कि इनको सजा क्यों दिलाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया तो अब इनके सामने यक्ष प्रश्न खड़ा है, इनको लोकसभा में आने दें या ना आने दें। अच्छा, अगर आने देते हैं तो मुझे लगता है समस्या कम है, अगर नहीं आने देते तो राहुल गांधी भी आजकल जो है कुछ उत्पात करने पे उतारू हैं। कभी वो आज़ादपुर मंडी पहुंच जाते हैं, कभी वो यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ पहुंच जाते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर्स के पास पहुंच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल को ठीक करने वाले मैकेनिक्स के पास पहुंच जाते हैं, और जो वो एक प्रकार का संदेश पूरे देश को देते हैं कि अगर राहुल गांधी को आप बांध के रखेंगे तो मुश्किल, और नहीं बांध के रखेंगे तो स्वच्छंद घूमेंगे, वो जनता के बीच में घूमेंगे, वो बच्चों के बीच में घूमेंगे, और जो उनकी छवि में निखार हो रहा है। तो एक इतना प्रखर प्रश्न चिन्ह बन गए राहुल गांधी आज के समय में राजनीति का, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि जिसके एक व्यक्तित्व के खिलाफ आपने इतनी राजनीति, उसकी छवि को खराब किया था और जनता में वो छवि को आपने इतना गिरा दिया था, और उस व्यक्ति ने अकेले अपने पौरुषत्व से, अपने वीरता से उसने पुनः न केवल स्थापित किया, वरना उस छवि को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि आज लोग जैसे गांधी जी को देख के याद करके आश्चर्यचकित होते हैं, विनोबा भावे को देख के आश्चर्यचकित होते हैं जब विनोबा भावे के बारे में सुनते हैं, किस प्रकार से उन्होंने गोदान करवाया था और किस प्रकार से लोगों ने गांव के गांव दान कर दिए थे गरीबों के लिए। तो राहुल गांधी वास्तविकता में विश्व के लिए एक ऐसी मिसाल बन गए हैं। मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, दिल से बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ऐसा प्रश्न चिन्ह न केवल हिंदुस्तान की राजनीति में बन गए हैं, बल्कि विश्व की राजनीति में बन गए हैं कि आज अमेरिका और यूरोप में यह प्रश्न उठ रहा होगा, सोच रहे होंगे लोग कि जहां हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो आग लगाने में लगे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को जलाने में लगे हुए हैं, और उसके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि देश को इतनी शीतलता और प्यार और मोहब्बत दे रहा है, सींच रहा है इस देश को। तो पूरा विश्व, जिस प्रकार महात्मा गांधी एक प्रश्न चिन्ह थे पूरे विश्व के लिए, क्या ऐसा आदमी जन्म ले सकता है? राहुल गांधी वास्तविकता में उसी राह पे हैं और पूरे विश्व के लिए एक ऐसा क्वेश्चन मार्क बन गए हैं कि आगे आने वाले समय ये देखेगा कि ऐसे भी व्यक्तित्व हो सकता है जो इतने अमीर परिवार, इतने धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ, सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ, लेकिन उसको कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किसी को भी गले लगा सकता है, किसी दुखी को गले लगा सकता है। तो वास्तविकता में मोदी जी के लिए राहुल गांधी एक यक्ष प्रश्न है। जी, मोदी जी के लिए राहुल गांधी यक्ष प्रश्न हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है
आवाज आ रही है आप लोगों तक? थोड़ी आवाज शायद वीडियो है, लेकिन आना चाहता हूं सीधा प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं प्रशांत जी? कि कल यानी जो कल वर्किंग डे होगा, उस वर्किंग डे में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। उसका एक कारण है। कारण यह है कि आप मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका उदाहरण देखिए। आप उनको अटेम्प्ट टू मर्डर केस में सजा हुई थी और उनकी सजा को केरला हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद लोकसभा को करना था उनको, लेकिन लोकसभा ने उनकी मेंबरशिप बहाल नहीं की। जब लोकसभा ने उनकी मेंबरशिप बहाल नहीं की तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो जिस दिन हियरिंग होनी थी उसी दिन सुबह लोकसभा सेक्रेटरीट ने हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। उस मुकदमे में भी जो वकील थे वो अभिषेक मनु सिंघवी थे। याद रखिए कि वो जो मोहम्मद फैजल को सजा थी वो 10 साल की सजा थी, अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा थी। सेंटेंस सस्पेंड किया केरला हाई कोर्ट ने। यहां पे राहुल गांधी का मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए कि 2 साल क्यों, और कन्विक्शन को स्टे कर दिया है, सस्पेंड नहीं स्टे कर दिया। तो ये नजीर तो देखिए लोकसभा स्पीकर के पास बहुत बड़ी है कि क्या वो कल खुद व खुद अपनी नजीर को कायम रखते हुए, अपने ही फैसले को कायम रखते हुए कल सुबह राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करेंगे, ताकि राहुल गांधी कल पार्लियामेंट में जा पाए और परसों से जो अविश्वास प्रस्ताव बहस है उसमें हिस्सा ले सके। और अगर वो कल नहीं करते हैं तो फिर मसला फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक केस उसमें देख चुका है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसी मोहम्मद फैजल के केस में राजीव जी ये कह चुका है कि किसी कोई मेंबरशिप को रोकने के लिए आप सजा को सस्पेंड या अपील नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त जो है उस केस में भी हिदायत आ गई थी कि जो लोकसभा की सदस्यता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को खारिज कराने की मकसद से आप कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में भी कह दिया है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग नजीर है। और दूसरा, एक जो परिपाटी हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, वो परिपाटी क्या है कि पीठासीन अधिकारी सरकार के इशारे पर चलते हैं जी। ये बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। राहुल गांधी का एग्जाम्पल दीजिए। राहुल गांधी की जो स्पीच है जिसके बाद ये सारा कुछ बवाल शुरू हुआ, 18 या 19 कट्स उसमें लगाए गए। अडानी का नाम हटाया गया, पीएम प्रधानमंत्री मोदी का नाम हटाया गया, 18 जगह वो स्पीच को एक्सपंज किया गया, या 19। अब राज्यसभा में देखिए आप, संजय सिंह बाहर बैठे हुए हैं और कांग्रेस की एक और मेंबर पिछले सबसे रंजनी पाटिल बाहर है। अब शायद उनकी सदस्यता जो है, सस्पेंशन जो है वो शायद अब खत्म करेंगे इस सेशन में। छोटा सा अपराध कि उन्होंने कोई वीडियो वहां पे कैमरा ऑन कर दिया था, वीडियो कैमरा। ये सब तो पार्लियामेंट में अगर हो भी जाए गलती से मिसकंडक्ट, तो आप एक दिन के लिए सजा देकर आप उसको करो कि आप पूरे उसकी जो मेंबरशिप है उसको ही आप खत्म कर दोगे, एक तरीके से निष्क्रिय कर दोगे। और तीसरा एक बहुत बड़ा मामला जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में भी उठाया कि जो वायनाड कंस्टिट्यूएंसी है, उनके जो मतदाता है वायनाड के, उनको पूरा हक है कि लोकसभा में जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो अविश्वास का प्रस्ताव है, उन अविश्वास के प्रस्ताव में उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। आप लाखों मतदाताओं को कैसे वंचित रख सकते हैं उनके अधिकार से?
लेकिन जो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है राजीव जी, वो है कि पॉलिटिकल फैसला होगा, और पॉलिटिकल फैसले में ये आसान नहीं होगा। ये पहले मैंने कहा कि बिरला जी के लिए आसान नहीं होगा ये करना, और हो सकता है कि उनको पीछे से कहा जाए कि भाई ये नहीं करना है, तो ये आसान फैसला उनके लिए नहीं होगा। और पॉलिटिकल लड़ाई नरेंद्र मोदी लड़ना नहीं चाहते, दबाव डालेंगे कि कुछ ना कुछ तरीके से वो राहुल गांधी को संसद में ना आने दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। हो सकता है कि राहुल गांधी को संसद में ना आने दें। दो चीजें यहाँ मीनू जी आती हैं, अगर राहुल गांधी को संसद में ना आने दें तब क्या रिएक्शन होगा, और राहुल गांधी संसद में आते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, और इसके साथ साथ राहुल गांधी को क्यों रोकना चाहेगी बीजेपी सरकार, क्यों रोकना चाहेंगे ओम बिरला। ओम बिरला का नाम यहाँ सीधा इसलिए क्योंकि वही हैं जो लेटर देंगे, कहेंगे कि हाँ अब आपका स्वागत है, आइए, क्योंकि अब कन्विक्शन पर स्टे है। ये राहुल जी, राजीव जी, देखिए ये राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है और फिर रीइंस्टेटमेंट है, जो भी जितना भी ये पूरा प्रकरण चल रहा है, जब से ये गले में ऐसी हड्डी फंसा ली है इन्होंने अपने आप जानबूझ के कि जिसको ना तो निकालते बन रहा है ना उगालते बन रहा है। निकाले तो गला चिरेगा और अंदर सटके तो अंदर चिरेंगे। तो इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है, और ज्यादा जो 1.5 शाणा बॉम्बे में बोलते हैं जैसा मराठ कि 1.5 शाणे बनने के चक्कर में हुआ है ये सब। ऐसा आप खुद को इतना 1.5 शाना क्यों समझते हैं? उधर भी बैठे हैं 1.5 शाने। ऐसा नहीं है कि आप ही सब कानून के जानकार हैं या तिकड़म के जानकार हैं। फर्क इतना है कि आप जरा एक कदम उठाते हैं तो भी तिकड़म के साथ उठाना चाहते हैं। हर चीज में आपके षड्यंत्र और कुटिल चालों की बू आती है, और सामने वाला ये है कि जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उनके पास भी है तिकड़म चालें, उनके पास भी चलनी आती है। तो उसमें मोदी जी मात खा गए हैं। अब जो इसको राहुल गांधी को ना आने देने वाली बात है कि देखिए जो अभी तक का घटनाक्रम है वो तो यही कहता है कि आने नहीं देना चाहते फिलहाल। अदरवाइज तो क्या वो था, जितनी अफरा तफरी में उनको डिस्क्वालीफाई किया था ऐसी रीइंस्टेट कर देते हैं उनको, वो उन्होंने नहीं किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बैठती है अर्जेंट केसेस में, रात को कोई इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो भी अपने टाइम से बाहर जाके काम करते हैं। लेकिन इंडिया का सिस्टम है कि चलिए छुट्टी चल रही है, देखते हैं, अभी मंडे का इंतजार करते हैं। लेकिन इन्होंने ये क्या सोच रहे हैं कि 2 दिन या 3 दिन, समझो शनिवार हो गया, रविवार हो गया, और मंडे का दिन भी पूरा गला देंगे मेरे हिसाब से। उसमें जो है ये उस कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं जो बिल्ली को सामने देख के आंख बंद कर लेता है और सोचता है भाई बिल्ली चली गई, लेकिन बिल्ली वहीं खड़ी है, राहुल गांधी वहीं खड़ा है। जैसे स्वामी ने कहा कि यक्ष प्रश्न वहीं खड़ा है, जवाब देना पड़ेगा आपको, राहुल गांधी को अंदर बुलाना पड़ेगा आपको, दरवाजा आप ठोक के बंद नहीं कर सकते। आप ये तो चाहते हैं कि ताला लगा दे, राहुल गांधी जब आ रहा हो राहुल संसद के अंदर तो ताला ठोक दे, उसमें प्रहरी बैठा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। वो जो और आपके लिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सदन के भीतर बोलता हुआ राहुल गांधी, इनसे सवाल पूछता राहुल गांधी मेरे ख्याल से कम खतरनाक है उसके बनिस्पत जो सड़क पे घूमता है, जो वंचितों के साथ, शोषितों के साथ, मजलूमों के साथ उठता बैठता है, वहां उनके साथ बैठ के उनकी दुख सुख की बात करता है, खेतों में घूमता है, किसानों के साथ घूमता है, वो ज्यादा खतरनाक है। वो लोगों के दिलों पे छा जाता है उस वक्त। संसद की डिबेट तो पता नहीं कितने लोग देखेंगे, प्रोबेबली कुछ प्रबुद्ध लोग देखते हैं, या हम लोग जैसे कि जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, आप क्यों अपने को अपडेट रखने के लिए। लेकिन आम जनता को जो वो वीडियोस पहुंचते हैं घर घर में व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, तो उनको बड़े लुभाते हैं वो वीडियो। तो इनको ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी, इनफैक्ट तो इनको फुर्सत ही नहीं देनी चाहिए थी उस राहुल गांधी को कि वो इस तरह का कोई एक्ट जाके वहां पे करे। लेकिन फिर भी ये लोग जो मंडे का, मुझे फिर भी इंतजार है, इसलिए इंतजार है क्योंकि रैशनैलिटी कहती है, और इन लोगों के साथ रैशनैलिटी कोई काम नहीं करती। जिस तरह का इनका एविल माइंड है, एविल माइंड कह रही हूं मैं, वो उसमें हर वक्त स्कीमिंग चलती रहती है। अभी भी यही चल रहा होगा कि जैसे अभी उसमें जवाब है जो बिरला जी ने जो जवाब दिया, ओम बिरला जी ने, कि भाई हम इसको आपके कागज देखेंगे मंडे को और फिर उसकी मेरिट के बेस पे डिसाइड करेंगे। मतलब अभी भी उनको कुछ इसमें पेच दिखाई दे रहा है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर मंडे को ये नहीं करते हैं बहाल राहुल गांधी को, तो वो
इक्विवेलेंट टू कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। और मैं समझती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट इतनी तो समझदार होगी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना करे। वैसे तो उनको कोई इससे भी परहेज नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना करे और उससे पहले ही अपनी बात वो जो जरूरी है काम, संवैधानिक अधिकार है जो राहुल गांधी का, उसको प्रदान करे। और राहुल गांधी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे, वो राहुल गांधी का अधिकार है। और देखिए, राहुल गांधी को अभी भी संसद के या सांसद के पद की लालसा नहीं है। राहुल गांधी, जो लोग कहेंगे कि भी आप कैसे कह रहे हैं फिर संसद लड़ाई क्यों लड़ी कोर्ट में, वो इसलिए लड़ी कि न्याय की लड़ाई लड़ी है, एक संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, जिसका कि हनन किया जा रहा था मानहानि के मुकदमे जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके, टूल्स का इस्तेमाल करके। तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप रखिए अपने पास जब तक आपको उनको प्लेजर, वाइकेरियस प्लेजर होता है कि दूसरे को, सैडिस्ट कि दूसरे को परेशान करके जो प्लेजर डिराइव कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है कि देखो कैसे बिलबिला रहे हैं, बोल रहे हैं, बेचैनी होगी बहुत। उसको बेचैनी नहीं होगी। मैंने आपके उस दिन भी, परसों भी कहा था कि वो आदमी की स्थिर चित्त हो चुका है, उसका स्थिति प्रज्ञ इंसान है वो, उसको ना बेचैनी होगी। ऑर्डर आ जाएगा तो चला जाएगा, कल नहीं आएगा तो बैठा रहेगा। मेरा तो जैसा मानना है तो हफ्ता भर लगाएंगे मेरे ख्याल से। तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये इसमें राहुल गांधी के सिग्नेचर डिफरेंस है, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें ये जो भी कुछ होती होंगी उसकी फॉर्मेलिटीज, वो मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है। तो कुछ भी जो होता है ना, जो सरकारी दफ्तरों में किया जाता है, तो ये चीज होगी। लेकिन जब जो मोदी जी दावा करते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो उनको वो करके दिखाना चाहिए। ऐसी कैसी माँ जो अपने ही बच्चों का हक मार ले, तो ऐसी माँ के ऊपर तो थू है। जी राजीव जी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये भी खूब चला है आजकल, और सही कह रही हैं आप। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है राहुल लाल जी कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनने में जो जल्दबाजी थी वो यहाँ भारी पड़ रही है मोदी गवर्नमेंट पे, ओम बिरला साहब पे? देखिए, इस समय पूरे देश, खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी, सब लोग टकटकी लगा के, सबों के पास दो तिथियां को कैलेंडर लेके लोग घूम रहे हैं। एक 23 मार्च और 24 मार्च, 27 मार्च, इन तीनों तिथियों के किस तरह से 23 को फैसला आता है, फिर गुजराती में फैसला आता है, इतनी दूरी पे फैसला आता है, और आप सीधे 24 मार्च को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। 27 मार्च को आप घर खाली करने का नोटिस भी जारी कर देते हैं। तब वो नहीं देखते हैं कि वो अवकाश का दिन है, वर्किंग डे है, क्या है, वो तमाम चीजें टूटती हुई नजर आती हैं। वर्किंग डे, ये सब मामले अभी चल रहे हैं। अब सोचिए 4 अगस्त और 4 अगस्त के बाद समय की सुई आगे बढ़ती चली जा रही है। अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरह से फंस गई है। अब जब हम लोग राहुल गांधी के ऊपर इस तरह से कड़ी नजर बनाई है, अब रामशंकर कठेरिया, फिर उनको 2 साल की सजा हुई है। लोग, अब सबों की दिलचस्पी है कि देखिए 24 घंटा उस फैसले के भी आए हुए हो चुके हैं, तो क्या अब उसमें देखिए राहुल गांधी वाली स्पीड तो नहीं दिखी, लेकिन तमाम बीजेपी के लोगों के सामने में जब ये सवाल उठाया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि सोमवार तक का इंतजार कीजिए, तो कल पता चलेगा कि क्या उनको उसी तरह से लोकसभा सचिवालय उनको डिस्क्वालीफाई करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा। देखिएगा कठेरिया के मामले में आप कल भी देखिएगा, वर्किंग डे पे भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के मामले पे देखिए, ये कानूनी लड़ाई थी, इसको अगर कानूनी ढंग से छोड़ देते, आपने कानूनी दांव पे चला था, लेकिन उसका जिस तरह से पॉलिटिकली प्रयोग किया गया और आनंद फानंद में आपने डिस्क्वालीफाई किया, तो बड़े से सवाल खड़े करते हैं। सवाल तो देखिए इसके ऊपर भी लोग खड़े कर रहे हैं। कहां तो गुजरात के विकास के झंडे के गुणगान गाए जा रहे थे कि विकास, गुजरात ने काफी विकास कर लिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उस फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया कि गुजरात में न्यायपालिका की क्या स्थिति है। जस्टिस गवाई ने देखिए जो फैसला जब उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गुजरात के 3 कोर्ट ने हायर पनिशमेंट देते हुए उसके कारण नहीं बताए। और जस्टिस गवाई तो देखिए इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने बार बार बोला कि आजकल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले सही नहीं आ रहे हैं। उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ के केस का भी प्रयोग कर दिया था कि देखिए उस मामले में भी हम लोग बड़े परेशान थे कि तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में भी कैसे फैसले आ रहे थे। लोगों को यह देखना पड़ेगा कि विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपके न्याय के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग को देखिए सनातन भी है राजीव जी। अब सोचिए कि जय श्री राम के नारे के साथ जो चीजें अभी हो रही है, जो वीडियोस वायरल हो रहा है नू के मामले में,
तो सनातन को कितना बदनाम किया लोग उसको भी देख रहे हैं कि सनातन के नाम पे आप वोट लेते हैं और फिर उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है आपके समय में। तो इनके समय में न्यायपालिका बदनाम, इनके समय में हिंदू धर्म जितना बदनाम हुआ वो कभी नहीं हुआ था। इनके समय में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, तो हर तरफ फंसे हुए। देखिए राहुल गांधी अगर संसद में आते हैं, ये जो लंबी लंबी मोटी से भाषण देते हैं कि हम तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2004 से 2014 के बीच में हमारा ग्रोथ रेट था 183% जीडीपी में, और इनके 2014 से लेकर अब तक में 83% का ग्रोथ हुआ है, 100% सीधा कम हुआ है। और आज जो हम लोग दावे के साथ जो कुछ ये आंकड़े जब भी आते हैं राजीव जी कि हम अर्थव्यवस्था के तीसरे बनने वाले हैं, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान मनमोहन सिंह का। इन्हें डर है कि राहुल गांधी इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं। वो मणिपुर गए हुए हैं, वो अर्थव्यवस्था के मामले में देखिए उन्होंने जीएसटी के लेके बोला था, वो चीजें सही निकली, नोटबंदी को लेके बोला वो सही निकली। अब जब वो अभी नए प्रधानमंत्री जी फर्जी किस्म के दावे कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को, उसको लेकर संसद के भीतर आ जाएंगे, खंडन कर देंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज अगर हम लोग 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी है तो वो भी उसके लिए मनमोहन सिंह प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि 2008-9 के दरमियान में दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई, उस कारण से वो पीछे हुई। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल रॉकेट की तरह जो है कि बूस्टर डाल के रखा, और वो हम लोग उस गति में बने हुए रहे। इन सवालों का उत्तर कैसे देंगे? मणिपुर का मामला, अरे आप डबल इंजन की सरकार है, अब तो हर कोई कहने लगा है कि इनका डबल इंजन का पूरा मामला ही फेल है। आप सोच के देखिए कि अगर केंद्र में अलग सरकार होती, मणिपुर में अलग सरकार होती, क्या वहां के लोगों के साथ यह स्थिति होती? क्या नूह और मेवात में हम लोग ये स्थिति देखते? गुरुग्राम जो कि एक तरह से सोचिए कि उत्तर भारत का एक प्रबुद्ध जगह है, वहां पे जिस तरह से ये दंगा फसाद फैलाने का इन्होंने काम किया है, इनकी विफलताएं हर तरफ। राहुल गांधी के प्यार और मोहब्बत के पैगाम से डरे हुए लोग हैं, वो हर तरफ मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये हर तरफ नफरत को फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज राहुल गांधी नैतिक तौर पे जितने सुदृढ़ हैं, जितने मजबूत हैं, उस राहुल गांधी के साथ ये संसद में नहीं चाहेंगे कि वो अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान में वो वहां पे मौजूद रहें। यही कारण है कि तमाम नुक्ताचीनी की जा रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है, जब आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आपके स्पीकर तटस्थ और निष्पक्ष ना दिखें, तो फिर उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दुनिया कैसे विश्वास करेगी? स्पीकर से लोग सवाल पूछेंगे, कठेरिया के मामले में आपकी गलत स्थिति है। बीजेपी के सांसद, इसके पहले भी एक सांसद बीजेपी के डिस्क्वालीफाई हुए थे, उनको राजीव जी 16 दिनों तक, गुजरात के ही सांसद थे, 16 दिन तक उनको पूरी छूट मिली थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे लगा दिया तो फिर एक तरह से उनकी सदस्यता ही नहीं गई। तो सांसद अगर बीजेपी के हो तो प्रयास यह है कि उनको सदस्यता उनकी जाए ही नहीं, उतने लंबा विंडो दे दो उनको। और अगर राहुल गांधी हो तो उनको सांस लेने का फुर्सत भी मत दो। लेकिन हम लोगों ने देखा, और वो दिन हमें याद है अभी भी राजीव जी, जब सुबह सुबह मैंने आपके ट्वीट को ही देखा था, राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिन्होंने धान बो दिया। तो आप उनसे कैसे निपटेंगे? वो संसद के पटल के लिए भी तैयार है, वो भारत में भी ट्रकों पर सवारी करते हैं। बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि राहुल जी वो अमेरिका में भी ट्रक की सवारी क्यों कर रहे थे? हमने बोला कि लगता है उस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपके यहाँ पे व्यवस्था कैसी है और अमेरिका की व्यवस्था कैसी है, ट्रक ड्राइवरों के प्रति वहां कितना सम्मान की स्थिति है और यहाँ क्या स्थिति बना के रखी है। वो एक एक व्यक्ति के लिए सजेगा, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए मैं पूर्व के वक्ताओं की इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी संसद में उतने खतरनाक नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री डर गए तो उनको खतरनाक लग रहा है, वो उनके सवालों के जवाब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से समाज के हर हिस्से, हर वर्ग से जुड़ रहे हैं, वही है भारतीय संविधान, जिसमें भारतीय संविधान का सबसे बड़ा मूल है न्याय, समानता। उन न्याय और समानता के मूल्यों को वो जीवंत कर रहे हैं। वो गांधीवाद के जो हम लोग पूरा का पूरा गांधीवाद हम लोग पढ़ते रहे, गांधी जी को तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन उन मूल्यों को जीवंत बनाते हुए राहुल गांधी को हम लोग देख रहे हैं। उस राहुल गांधी का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ना तो संसद के भीतर तैयार है, ना बाहर तैयार है। अब अगर वो उन्हें सदस्यता ना देगी, उनके मेंबरशिप पे रोक लगा के बैठ के रखेगी जी, तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दलील थी उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने हिस्सा जो दिया वहां पे वो वायनाड के जनता को लेकर ही दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी फहरिस्त रही है, हम लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के केस में भी देखा था, उसमें भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अमृतसर के जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो देखिए नियम कानून के मामले में पूरी तरह से फंस चुके हैं। न्याय का दंड, मैं बार बार बोलता हूं, जिस न्याय के दंड को मोदी जी ने जब से न्याय के दंड का मामला उठाया है, उनके ऊपर उसके बाद से सबसे ज्यादा अन्याय के आरोप लग रहे हैं। तो ये न्याय का दंड और अन्याय, ये एक विरोधाभास इस सरकार के साथ चिपका हुआ है राजीव जी, एक चिपका हुआ। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है, अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूँ
कि बहुत तकलीफ़ है अमलेंदु जी, बहुत तकलीफ़ है कि राहुल गांधी को की सज़ा पर जो उनको स्टे मिल गया है, और उसके बाद देखिए कई लोग हैं जो पहले आकर के, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, ये लोग तो आए ही नहीं, बहुत लोग नहीं आए, 2-1 लोग आए सामने, हिमंता बिस्व शर्मा आ गए, अमित मालवीय आ गए। अमित मालवीय साहब का भी आपने ट्वीट देख ही लिया होगा, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी टाइप से उन्होंने लिखा है। ये भी आपत्तिजनक है, हालांकि कसाई के रोल में बता रहे हैं, ये भी आपत्तिजनक है। लेकिन दूसरी तरफ मतलब ये कहने का मतलब साफ है कि क्या अमित मालवीय जी कह रहे हैं कि अभी आगे आने वाले, और उन्होंने जो इंग्लिश में बाद में लिखा है, आने वाले समय में, मतलब एक तरह से धमकी है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को जहां रहना चाहिए वहां हम पहुंचा देंगे। ये उसको अगर पूरे ध्यान से देखिए उस ट्वीट को तो यही समझ में आता है। दूसरी तरफ नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम राहुल गांधी ने लिया था, ललित मोदी का नाम लिया था, और ये केस तो में अगर देखा जाए तो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये लोग कहीं ना कहीं इस देश से भागे हुए और एक आपराधिक प्रवृत्ति और उन पर केस ये सब चलते हुए हम देख रहे हैं। तो क्या बीजेपी इन लोगों के साथ है? राहुल गांधी ने तो इनके खिलाफ बोला था, तो क्या बीजेपी इनके साथ है? ये माना जाए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए बीजेपी से कि क्या आप उनके साथ हो। दूसरी बात, यहाँ सवाल ये भी आता है कि क्या राहुल गांधी को संसद के अंदर न ला करके, अब कल देखते हैं कि क्या कुछ होता है, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, लेकिन कल अगर राहुल गांधी को संसद के अंदर लाने में देरी होती है, कल का दिन भी चला जाता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, उसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ में जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। क्या इस डेमोक्रेसी के साथ आप ऐसी वैसी कर रहे हैं? ये सवाल तो उठेगा अमलेंदु जी, और ये सवाल जब जनता के दरबार में जाएगा, ठीक है, एक दरबार जहां पर आप सजा के बैठे हैं, लेकिन एक दरबार जनता का भी है, वहां का रिएक्शन क्या होगा वो आपसे समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मीनू जी कही थी कि टेढ़ सयाना जो है, तो टेढ़ सयाना है ही, और हम लोगों की एक कहावत है कि सयाना तो सयाना कौवा जो विष्ठा खाता है, तो सयाने कौवे जो है विष्ठा खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब सयाने कौवे अपनी सयानी चाल चल रहे हैं, तो चलते रहने दीजिए सयाने कौवों को। तो हर चीज जो है राजीव जी असल में समय तय करता है, कोई तय करने वाला नहीं होता है, ना मोदी जी तय करने वाले हैं, ना कोई अदालत तय करने वाली है, ना कोई कुछ तय करने वाला है। सबसे बड़ा जो है वो समय है, और समय से ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। और समय से जिसने होड़ करने की कोशिश की है, तो उसके बुरे दिन ही आए, अच्छे दिन नहीं आए। हालांकि इस देश के भी अच्छे दिन नहीं आए हैं जिनका वायदा किया गया था। अभी सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से 90 रुपये किलो का टमाटर लेने के लिए जो है वो 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन गाजियाबाद में लग रही है। तो ये अच्छे दिन जो है वो बताए गए थे, वो आ गए हैं। तो कुल मिला के जो बात है असली वो ये है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में ये दिखाना चाहती है कि वो राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है, और राहुल गांधी से वो अच्छी तरीके से दुश्मनी निभाना चाहती है। मुझे लगता है कि एक तरीके से अच्छी बात भी है, और ये अच्छी बात इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और रीति दोनों जो है वो स्पष्ट कर रही है कि उसकी नीति और रीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी ये भी साबित कर रही है कि नीरव मोदी, लेकिन क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है जब वो जनता के दरबार में जाएगी, या वो पूरा का पूरा आश्वस्त इस ढंग से है कि चाहे कुछ भी हो जाए जनता वोट हमें ही देगी? क्योंकि कुल मिला के राजनीति तो वोट की है ना। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ राजनीति वोट की है, लेकिन वो जानते हैं कि कहीं भी मणिपुर हो सकता है, कहीं भी नू हो सकता है, तो वोट जो है मणिपुर और नू के नाम पे लिए जा सकते हैं। तो जब उनका आश्वस्ति इस बात पे है कि वोट जो है वो मणिपुर और नूह के नाम पे लिया जा सकता है, और पूरे देश को जो है वो मणिपुर नूह बनाया जा सकता है, तो वो आश्वस्त है कि वोट के लिए ही लिया जाएगा। तो ये नूह और मणिपुर ऐसी थोड़ी हो रहे हैं, वो उस वोट के लिए ही हो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इससे वोट पक्के होंगे। अब होते कि नहीं होते वो अलग का मसला है कि कितने पक्के होते हैं, कितने पक्के नहीं होते हैं, लेकिन वो तैयारियां उनकी इसी तरीके की हैं, और उनको सबसे ज़्यादा भरोसा उसी बात पे। उन्हें किसी और बात पे भरोसा नहीं, उन्हें ना विकास पे भरोसा है, ना चंद्रयान पे भरोसा है, ना वो G20 पे भरोसा है, किसी पे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर इससे इस सब पे भरोसा होता तो ना मणिपुर होता ना नूह होता, तो उन पर भरोसा है ही नहीं। तो क्योंकि जिस चीज़ पर भरोसा है उसको कायम है,
और उनका भरोसा वो अपना टूटने नहीं देना चाहते, इसलिए उसको काम करते रहेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपने भी पूछी राजीव जी कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है, आप दो चीजें याद रखिए राजीव जी। जब मेहुल चौकसी गए थे देश छोड़ करके तो एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे ये मेहुल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। जब नीरव मोदी गए थे तो नीरव मोदी का डावोस में प्रधानमंत्री के साथ पीछे खड़े हुए फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था। अब फोटो का क्या मसला है क्या नहीं है ये तो लक्ष्य की बात है। अब मुझे लगता है कि इनको खतरा ये है कि अभी तो राहुल गांधी ने सदन के अंदर अडानी के साथ जो था वो फोटो दिखाया था, अब अगर राहुल गांधी आ जाते हैं सदन के अंदर तो कहीं वो नीरव मोदी के पीछे खड़े हुए वो भी ना दिखा दे राहुल गांधी सदन के अंदर, वो वीडियो ना चला दे कि हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो खतरा ये है। और उसके ऊपर कोई मानहानि का दावा भी नहीं हो सकता है बाहर की अदालत में, उसके ऊपर विशेषाधिकार हो सकता है, वो होगा लोकसभा के अंदर ही। तो खतरे बहुत ज्यादा ये है। तो कुल मिला के जो परिस्थिति है वो ये है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो इससे घबराई हुई है। लेकिन उनको भरोसा जो है अपने हथियारों पे है कि उनके पास जो अस्त्र है, उनके पास जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अस्त्र है, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा कारगर है और वो बाबा उन्हीं को आजमाते रहे तो उन्हें लगता है कि उनके आजमाए हुए अस्त्र हैं वो काम आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी राहुल गांधी जिस तरीके से मोहब्बत की जुबान बोल रहे हैं, अब हरियाणा से ही खबरें आ रही हैं कि नूह के बगल में ही जो है वो खाप पंचायतें विरोध प्रदर्शन कर रही है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। यानी हिंदू धर्म के लोग जो है वो हरियाणा में खड़े हो रहे हैं कि ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो देश के अंदर इस तरह की आवाजें उठने लगेंगी और ये मोहब्बत की दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी के हथियार जो है वो बहुत जल्दी खुट्टल भी हो जाएंगे राजीव जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा परेशान है। जी, भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है इस वक्त, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ आखिर साजिश क्यों रची जा रही है? राहुल गांधी को सदन के अंदर बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन दीपक जी आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी को रोक करके बीजेपी को क्या फ़ायदा है? चुनाव है सामने, छत्तीसगढ़ में चुनाव है जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में चुनाव है जहां कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है लेकिन छीनी हुई सरकार कांग्रेस से, तेलंगाना में सरकार ही नहीं है बीजेपी की। वैसे मैं समझना चाहता हूं कि इन चुनावों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा जब राहुल गांधी को आप रोकोगे। अब आप देखिए कि 11 तारीख अभी इसी सप्ताह शुक्रवार तक है मात्र सदन, और इस सप्ताह भर में अगर ऐसे ही जैसा मीनू जी कह रही थी कि सिग्नेचर मिल रहा है कि नहीं, सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, ओरिजिनल कॉपी है कि नहीं, और इसमें एफिडेविट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें 1 दिन 2 दिन के बाद में आप उसके बाद में चलिए स्वाहा कर दें अगले विंटर सेशन तक, तो जनता तो सब समझती है ना कि जनता वही मणिपुर और नूह जैसी घटनाओं में और ऐसी और भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उसमें लय में बह करके वोट देकर चली आएगी। अभी भी वैसा ही है क्या? राजीव जी, ऐसा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि इमीडिएट क्राइसिस से कैसे निपटा जाए, तो उनके पास जो है मूल रूप से एक यही उपाय बच गया है कि राहुल गांधी को सदन के भीतर न आने दिया जाए। ये लगभग वही स्थिति है जो मुझे लगता है कि महाभारत जिस दिन शुरू हुआ था उसके पूर्व संध्या पर जो स्थिति रही होगी, कौरवों के खेमे में या पांडवों के खेमे में या पूरे के पूरे जनता के बीच में कि कल युद्ध होगा, उस युद्ध का परिणाम भी लगभग सबको पता था, लेकिन उस अनिष्ट को टाला नहीं जा सका था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक किसी अनिष्ट का इंतजार करती हुई बैठी है। वो जान रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में साजिश नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उनके यहाँ साजिश, षड्यंत्र, छुप के काम करना ये सब खत्म हो गया है। वो जो कुछ करते हैं खुलेआम करते हैं, चाहे किसी के विधायकों को खरीदना हो, सरकार को पलटाना हो, खुलेआम किया जाता है। तो मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि ये कोई साजिश वाजिश है। असली बात यह है कि अब वो ये उपाय करेंगे कि राहुल गांधी को कितने विलंब से आने दिया जाए, क्योंकि अब अगले 4-5 दिन है, इनको ये 4-5 दिन ही टालने हैं, अगले 3-4 दिन ही। तो किस तरीके से टालेंगे इसका उपाय जरूर ढूंढा जा रहा होगा। राजू जी, आप इस बात का मलाल मत कीजिए कि रविवार होने के बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हमसे ज्यादा मेहनत इस समय ओम बिरला, अमित शाह, मोदी ये सब सोच रहे होंगे बैठकर। उनकी भी रातों की नींद आज हराम होने वाली है कि कल सुबह क्या होगा, कल सुबह राहुल गांधी को कैसे रोका जाए। आप तो बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं कि फोटोकॉपी ठीक नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है
कि अगर स्टेपलर भी ठीक से नहीं लगा होगा तो वापस कर सकते हो ओम बिरला जी कि जाइए इसका स्टेपलर जरा ठीक से लगा के आइए, ये पिन बाहर निकल रही है। तो अपने आप को इन्होंने इतना हास्यास्पद बना दिया है कि देखिए हमारे जैसा जो एक गंभीर चैनल है वो भी मजाक उड़ा रहा है। इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष जो है वो इन्हीं का है। इनके कोर्ट में ऐसे एफिडेविट जाते थे जो बाद में विड्रॉ किए जाते थे ये कह के कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। अरे भाई इतना बड़ा एफिडेविट, आपको केस याद होगा कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया जाता था उसको सॉलिसिटर जनरल ये कह के ले लेता था वापस कि इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ऐसे ऐसे कारणों से जीएसटी जैसा महत्वपूर्ण, जिसको कहा गया कि दूसरी आजादी के समानांतर उसको स्थापित किया गया था, और मध्य रात्रि को विशेष सत्र बुला के जीएसटी के ऊपर सत्र बुलाया गया था, आपको याद होगा। उसमें कितने बार संशोधन किया गया उस कानून में, आपको याद होगा। मजाक बना रखा है इन लोगों ने पूरी की पूरी व्यवस्था का। तो ओम बिरला को अब इन्हें किसी भी चीज की कोई शर्म नहीं आएगी। मैं फिर से महाभारत को रिफर कर रहा हूं, केवल वही हस्तिनापुर था और ये वही नई दिल्ली है जहां पर सुई के बराबर की नोक देने से भी इनकार कर दिया गया था, क्योंकि कौरवों को लगता था कि एक सुई के बराबर की जमीन देना भी हमारा अपमान है। वैसे ही राहुल गांधी की केवल एक सीट उनके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, 5 गांवों के बराबर की सीट है, वो कभी नहीं चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 दिनों में हम ऐतिहासिक गिरावट देखेंगे, संसदीय परंपरा की ऐतिहासिक गिरावट। कोई भरोसा नहीं कि सत्र को टाल दिया जाए, कोई भरोसा नहीं कि वैसे ही शोर शराबा कर दिया जाए। हो सकता है कि कल को संसद के दरवाजे से बाहर ताला लगवा के पीछे से निकल जाएं ओम बिरला जी, अब बोल दें कि भाई बता दो आज मेरी तबीयत खराब है। आप दुनिया भर की सारी कल्पना कर सकते हैं कि क्या क्या करके टाला जा सकता है, वो सारे उपाय मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, आपकी ये जो बात है जनता के सामने बात जारी है, राहुल लगातार ताकत बटोर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये गलती करेगी भारतीय जनता पार्टी। उनको ये करना चाहिए कि भाई अब आप आ ही जाओ, जो कुछ हमको गरियाना है गरिया लो, जो कुछ मुद्दे रखने हैं रख दो, और किसी तरीके से अगले 3-4 दिन अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक निकाल लेती है तो समझिए कि कुछ बची खुची थोड़ी बहुत इज्जत वो बचा के रखेगी कि भाई ऐसा प्रेसिडेंट तो नहीं बना कि हमने संसद को नहीं चलने दिया। देखिए हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर भी हमने चर्चा करा ली, राहुल गांधी को भेजा गया था, हमने राहुल गांधी को भी बुला लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने असली चैलेंज है कि इज्जत किस तरीके से बचाई जाए। अगर राहुल गांधी को नहीं आने देते तो ऐसे ऐसे मुद्दे बरसाए जाएंगे कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपन्न अवस्था में पहुंच जाएगी मुद्दों के मामले में। राजीव जी, बिल्कुल हस्तिनापुर का जिक्र कर रहे हैं आप, पांडवों का जिक्र कर रहे हैं, महाभारत का जिक्र कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का जो भाग है वो याद आता है। 2 लाइन सुना देता हूँ, सामने खोल के रखा हूँ, याद तो नहीं है लेकिन फिर भी कि मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। स्वामी जी यही हो रहा है। देखिए राजीव जी, असल में सबकी ये उत्कंठा है कि आज जो राजनीतिक पटल पे हो रहा है इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा। देखिए 3 घटनाएं घटी हैं और बड़ी घटनाएं हैं। एक का अमलेंदु जी ने रेफरेंस लिया, मेवात के अंदर वहां एक महापंचायत हुई, न केवल उसमें जाट समुदाय के लोग बल्कि राजपूत और गुर्जर समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हम इन अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पहली घटना तो ये घटी। अब देखिए हिंदुओं के अंदर किस प्रकार का उद्वेलन हो रहा है, कैसे उद्वेलित है हिंदू, देख रहा है कि उसका किस प्रकार से मूर्ख बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। दूसरी घटना घटी है मुजफ्फरनगर के अंदर। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और त्यागी समाज उससे इतना ज्यादा उद्वेलित था कि उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना लिया और जब तक स्वतंत्र देव सिंह ने माफी नहीं मांगी तब तक उनको जाने नहीं दिया। अब आप सोचिए, ये वो समाज हैं, एक तो त्यागी समाज, एक गुर्जर समाज, जाट समाज और राजपूत, ये सशक्त समाज हैं, ये संगठित समाज हैं और ये वो समाज हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में बीजेपी का साथ दिया है। आप जो लोग 2014 और 19 से कंपैरिजन करते हैं और उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, आप सोच लीजिए जो सबसे सशक्त गुट था,
जो कि बीजेपी के साथ खड़ा था, बीजेपी के पूरी तरह अगेंस्ट है। राजपूतों ने तो यहां तक नारे लगा दिए और ये पोस्टर्स लगा दिए, बायकॉट बीजेपी। खैर, तीसरी घटना घटी है जो कल कहा मोदी जी ने कि इंडिया इज घमंडिया। जी। राजस्थान में एक ब्लॉक है जिसका नाम घमंडिया है, और उस राजस्थान के घमंडिया ब्लॉक के लोगों ने राजस्थान के लोअर कोर्ट में मानहानि का केस मोदी जी के खिलाफ दर्ज करने का निर्णय ले लिया है। और क्योंकि ये घमंडिया के एक एक निवासी, लाखों लोगों के निवासी का सामूहिक अपमान है, उनकी मानहानि हुई है। यहां तो मोदी समाज की बात भी नहीं थी और जो कोर्ट गए थे वो बेसिकली मोदी भी नहीं थे, लेकिन ये घमंडिया समाज का इतना पूरे पूरे ब्लॉक का वो हुआ है। तो अगर आप इसमें कोई वो आश्चर्य मत कीजिएगा कि 2 महीने के बाद मोदी जी की भी सदस्यता खत्म हो जाए और सुप्रीम कोर्ट भी मदद को ना आए और उसके बाद आपको वो देखना पड़े जो हम शायद नहीं देखना चाहते। मीनू जी ने एक बात कही थी, मीनू जी ने कहा था कि राहुल गांधी को व्यस्त रखें। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को व्यस्त करने का केवल एक तरीका है बीजेपी के पास। वो तरीका यह है कि कहीं आप विपक्ष के नेता न रहें, मोदी जी गद्दी से उतर रहे या प्रधानमंत्री बन जाएं और देश की जनता के साथ न्याय करें, किसानों के साथ न्याय करें, बच्चों के साथ न्याय करें, अग्निवीर की जो कार्यक्रम है उसको बंद करें और शिक्षा मित्रों के साथ न्याय करें और जो अडानी की कंपनियां हैं उनको नेशनलाइज करें। तो राहुल को एंगेज करने का मात्र एक तरीका है कि मोदी जी स्टेप डाउन करें और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। जी जी बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी, कैसे यहाँ से ये जो रची जा रही साजिशें, इससे पर्दा उठाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इससे फ़ायदा यानी घाटा, नुकसान, नफ़ा नुकसान, उसका अगर हम आकलन करें तो क्या यहाँ बीजेपी नफ़ा में है या नुकसान में है? देखिए, उसके कानूनी पहलू नज़ीर क्या है वो मैंने शुरू में बता दिया आपको। अब इसकी राजनीति पे चर्चा करते हैं। एक तो स्वामी जी की बात से जो घमंडिया इंडिया बात याद आई मुझे कि मोदी जी अभी भी इंडिया नाम में उलझे हुए हैं। नए नए वो निकाल रहे हैं तुकबंदी है, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के बाद वो घमंडिया पे आ गए, तो वो निकल नहीं पा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन से। देखिए, मीनू जी ने भी एक बात कही कि दस्तखत वो नहीं मिल रहे हैं, पार्लियामेंट फोटो नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ चीज़ों में उलझाएंगे। अरे राहुल गांधी कोई मतलब लाइसेंस नहीं अप्लाई कर रहे हैं कहीं किसी चीज का, कोई हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीद रहे हैं कि आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 20 साल चौथा सेशन है संसद में। वो नरेंद्र मोदी और ओम बिरला दोनों से सीनियर हैं और 2 सत्र सीनियर हैं। तो उनके लिए कोई सत्यापित करना कि जी ये फोटो नहीं मिल रहा जो आधार कार्ड में है या वो, ये सब बातें चलती नहीं है। देखिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसको दुनिया जानती है उनको। देखिए, मोदी जी, जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मोदी जी राहुल गांधी से पॉलिटिकल लड़ाई को पोस्टपोन कर रहे हैं, बच रहे हैं। और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि राहुल गांधी का जो कद है वो बड़ा होता जा रहा है, दुनिया जान रही है। आप याद कीजिए कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा था कि हम नजर रख रहे हैं इस केस पे। यूरोपियन यूनियन ने कहा, यूरोपियन यूनियन की संसद मणिपुर पे ही बोल चुकी है। तमाम सारे दुनिया के डिप्लोमेट्स आते हैं भारत में और वो आपकी प्रेस की आज़ादी को लेकर सवाल खड़े करते हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल खड़े करते हैं। अभी अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी भारत में, उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए और सरकार के मंत्रियों से मिलकर सवाल खड़े किए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी यहाँ पे या कहीं और से कोई भाषण दे दिया। तो मोदी साहब की जो छवि है वो लगातार डेंट हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। और देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को तमाम तरीके की स्वीकार्यता चाहिए होती है, क्योंकि छोटा मोटा देश नहीं है भारत। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है।
जी। वो अबव बोर्ड होना चाहिए। ये छोटी पॉलिटिक्स में फंसकर आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी कम कर रहे हैं और अपनी राजनीति को भी खराब कर रहे हैं। मणिपुर पे आप बोल नहीं पा रहे, पार्लियामेंट में बोलना पड़ेगा, क्या पता वो तब भी ना बोले। और दूसरी चीज देखिए, मणिपुर के अलावा भी नूह में जो हो रहा है हरियाणा में, आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए वहां पे। दुनिया भर के इस देश में राजीव जी जुलूस निकलते हैं, सिखों के जुलूस निकलते हैं, यहाँ पे तमाम धार्मिक और रिलीजियस जुलूस निकलते हैं, और उन सारे जुलूसों में कोई भी विवाद नहीं होता, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन सारे बजरंग दल के हर जुलूस में झगड़ा होता है। आप बिहार में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, नूह में देख लीजिए, हर जगह झगड़ा इनके धार्मिक जुलूसों में होता है। तो ये अजीब सी बात है कि यही झगड़े, क्योंकि ये सुनियोजित होता है। अब उस सुनियोजित झगड़ों में और हिंसा में क्या हुआ है, एक तो इनके तमाम सारे जो यूट्यूब के चैनल हैं और जो इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है एक्सपोज हो गई। हरियाणा के पुलिस अधिकारियों ने एक्सपोज कर दिया इनको कि आप र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि कोई महिलाओं के साथ यहाँ पे रेप नहीं हुए। दूसरी बात, जाट समाज ने पब्लिकली आकर कहा कि हम इनके साथ नहीं हैं, हमको आप दंगों में शामिल मत समझिए। अब राजपूत समाज भी सामने आ गया, उनके भी बड़े नेता और बड़े पदाधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि आप जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिहाज से आप कोई राजपूत आइकन खड़े करते हो, और वो आगाह कर रहे हैं कि अभी आगे आप देखिएगा कि किसी और आइकन को खड़ा कर देंगे जाट समाज के लिए भी, कि ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो तमाम तरीके से मैं कह रहा हूं कि एक्सपोज हो गए हैं मोदी जी, और इनकी जो राजनीति का ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। अब अगर अपने आप को आप अबव बोर्ड नहीं रख पाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा। फिर तो आपकी पॉलिटिक्स के लिए आप कैसे फेस करेंगे पार्लियामेंट में। तो ये मुश्किल मोदी जी के लिए है कि वो राहुल गांधी से कब राजनीतिक लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। जी, अभी राजनीतिक लड़ाई में राहुल गांधी जो हैं वो काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ मुश्किल ये है कि मोदी जी उसकी शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं। और अभी 2 दिन पहले, मीनू जी याद होगा, मैं एक ऐसे ही सवाल के दरमियान ही एक आशंका जाहिर कर रहा था कि क्या राहुल गांधी का ही इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर राहुल गांधी सदन में आ जाते हैं तो प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, क्योंकि इधर राहुल गांधी बोलेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी सीना ठोकेंगे। क्या इसी का इंतज़ार हम करें, या ये इंतज़ार करें कि न प्रधानमंत्री आएंगे और न राहुल गांधी को आने दिया जाएगा? क्योंकि सप्ताह बस यही है। सोमवार को 7 तारीख है, 8 तारीख से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को सेशन समाप्त। और इतने 5 दिन तक तो खींच के, 4 दिन तक तो खींच के ले जाया जा सकता है, जैसा अभी आप बता भी रही थी। तो बहुत कुछ कल पे निर्भर है। लेकिन जो सेक्रेटेरिएट है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, वहाँ से कहा गया है यही कि कल हम जो कागजात हैं उसकी जांच करेंगे, कागजात प्राप्त हो गए हैं उसकी जांच करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आगे क्या करना है, निर्णय उसके बाद लेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, वो ये कि जब आप डिस्क्वालीफाई किए थे, और जैसा राहुल लाल जी कह रहे थे कि गुजराती में लिखा हुआ जो फैसला था, उस फैसले को आपने रातों रात ट्रांसलेट भी करवा लिया, उसके बाद में आपने उस पर डिसीजन भी ले लिया। और ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो ऑलरेडी सब जगह है, 3 पन्ने का मात्र है, 100 पन्ने का नहीं है, उस फैसले के लिए आपको इतना इंतजार करना होगा? दाल में तो काला है, और अगर दाल में काला है तो फिर यहां से कल से किस ढंग की राजनीति हम देखेंगे? क्या यहां और कुछ देखने वाले हैं हम? क्योंकि
अमित मालवीय को अगर ध्यान दीजिए तो वो बहुत सारे वहाँ केसेस का रेफरेंस दे रहे हैं, वो नेशनल हेराल्ड की बात भी कर रहे हैं, वो और भी बहुत सारे आपराधिक मामले, गंभीर आपराधिक मामले बता रहे हैं, और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती रहेगी ये भी कह रहे हैं। यानी कि बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ये माना जाए कि राहुल गांधी को फंसाया गया है और फंसाने की साजिश अभी भी रची जा रही है, ये माना जाए। राजीव जी, जो अमित मालवीय कह रहे हैं उसमें वो जो सबसे बड़ा चंक जो है वो आपराधिक मानहानि के मामलों का है, और वो इसी मोदी केस को लेके, उसमें सावरकर का केस अलग निकाल दीजिए, तो उनका हश्र देख नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्या हश्र हुआ है उसका। और रही बात, लोग जो देख रहे बता रहे हैं, बीजेपी के लोग भी जो बार बार बोल रहे हैं अरे अभी ये भी होने वाला है, वो भी होने वाला है, क्या होने वाला है? अपील की गुंजाइश सब जगह है। अगर आपकी जो सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आप उसको चाहे एक हफ्ते में स्पीड कोर्ट में लाके उसको तेज भी कर दें, एक हफ्ते में जवाब भी निकाल दे, उसका फैसला भी निकाल दे, हाई कोर्ट है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये जरूर है कि हाँ, आप राहुल गांधी को, जिसको कहते हैं कि दौड़ा के रखें कि इस कोर्ट से उस कोर्ट, उनके जो लीगल हेड्स है वो इसी काम पे लगे रहें, ये आप जरूर कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनके लिए लीगल रास्ता नहीं। और जो इस तरह की भाषाएं कि बकरे की अम्मा, जो आपने कहा कि मतलब आप कसाई हो, इसका मतलब सॉरी टू से कि मतलब आप ये सामने, जो मैं बार बार कहती हूँ कि ये विरोधी को, अपने प्रतिपक्षी को ये दुश्मन समझते हैं, जानी दुश्मन समझते हैं, ये विपक्ष की तरह साहब व्यवहार नहीं करते, और इसीलिए उन्होंने बोला कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो ये चीज, ये जो इस मुकदमे का सारा मामला है, इसमें समझना चाहिए उनको। तो क्या होता है, रेटोरिक, बस कुछ लिखने के लिए लिख दिया कि पब्लिक पढ़ के थोड़ा ये हो जाए, एक सेंसेशन क्रिएट हो जाए। राजनीति खाली सेंसेशन क्रिएट करने का नाम नहीं होती है, आप और भी कुछ कह सकते थे उसके बदले में, लेकिन आपको बोलना है। मैं तो इसमें इनफैक्ट तो जिस दिन राहुल गांधी का ये सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, मैं तो रविशंकर प्रसाद जी का इंतजार कर रही थी। याद होगा आपको, जिस दिन राहुल गांधी को डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उस दिन कितना रविशंकर प्रसाद पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था बोलते वक्त। और वो परसों से, फ्राइडे से तो वो दिखाई भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, और वो समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो गलतियां निकाले या जैसी बात हो रही है, उसमें तो गलती ये भी निकाली जा सकती है कि भाई क्योंकि ओरिजिनल सजा का जो फैसला आया था वो गुजराती में था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले गुजराती में ट्रांसलेट होगा, तब जाके उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो अभी गुजराती ट्रांसलेटर ढूंढा जा रहा है, वो ट्रांसलेट करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गुजराती में, तब जो है इनके जो लोग हैं वो पढ़ेंगे, जो स्कीमिंग है, जो कुटिल चाले चलते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी चलने वाली बात है नहीं। कब तक आप उल्टे आप राहुल को कह रहे हैं, आप बताइए आप कब तक खैर मनाएंगे? कभी तो आपको देनी पड़ेगी सदस्यता, राहुल गांधी की वापस देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी जी। लेकिन उसमें अगेन मैंने कहा कि वो वाइकेरियस प्लेजर, कि दूसरे को मतलब परेशान करना, उसमें अपने डिराइव कर रहे हैं, एक मजा आ रहा है इनको कि परेशान किया जाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लीगल जो उसके पहलू हैं वो वहीं खड़े हुए हैं। हम भी बहस कर रहे हैं, आप भी बहस कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा बहस हो रही है। लेकिन जो इसकी लीगैलिटी है, जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उनको कोई भी उसका उल्लंघन करके आगे जा नहीं सकता। अगर मोदी जी सोचते हो कि जा सकते हैं तो वो नहीं कर सकते। देखिए, ये सड़क छाप कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि भाई ग्राम सभा के स्तर की पॉलिटिक्स हो रही है जहां नियम कायदे कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा सकता, कुछ भी कर लो। तो ये इनका तरीका यही है पॉलिटिक्स करने का, जो ग्राम सभा के स्तर की पॉलिटिक्स होती है। इनको ये ध्यान नहीं रहता कि हम नेशनल पॉलिटिक्स में हैं इस वक्त, और हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए और किस तरीके से वी हैव टू कैरी आवरसेल्व्स, वो ये भूल जाते हैं। और चल रहे हैं अपना प्रधानमंत्री जो है वो घमंडिया शमंडिया, मतलब किस नीचे स्तर पे उतर आए हैं कि मतलब घमंडिया। और अगर घमंड है भी तो बड़ी अच्छी बात है। अरे किसी को अपनी किसी गुण के ऊपर या किसी अपने फॉर्मेशन के ऊपर या क्रिएशन के ऊपर अगर घमंड है
तो होना चाहिए। घमंड का एक पर्यायवाची गर्व भी तो है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिया गठबंधन वालों को अपने ऊपर घमंड है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप क्यों चिढ़ रहे हैं? आप अपने एनडीए पे गर्व करिए ना, आप अपने एनडीए पे घमंड करिए। तो आप उनके घमंड से काहे को चिढ़ रहे हैं? ये तो बच्चों वाली बात है। अब इसका मतलब पता क्या है राजीव जी, कि जो ये एक्रोनिम और ये इस तरह के जो जुमले उछालते हैं, ये वो भी अब उनकी धार खत्म हो चुकी है। मतलब कहां तक आप लाएंगे? और उनका दिमाग भी असल में परेशानी में बहुत ज्यादा है, और उसमें प्रॉब्लम ऊपर से थमने का नाम नहीं ले रही है। एक राहुल गांधी ये फिर आके बैठ गए सिर पे, नहीं तो अपना अच्छा खासा G20 की तैयारी कर रहे होते, ड्रेसेस वगैरह सिलवा रहे होते, रिहर्सल कर रहे होते कांच लगा के सामने। अब वो तो खत्म हो गया। अब ये हो रहा है कि राहुल गांधी को कैसे रोके सदन में आने से। तो रुकेंगे तो नहीं राहुल गांधी, वो तो आना तो आज नहीं है। आप एक हफ्ते बाद फ्राइडे को उसको आप सदन सत्र खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कल कोई ऐसा कारण पैदा कर दिया जाए कि भाई दो मिनट के लिए सदन चले और एडजर्न कर दे सदन की कार्यवाही, तो एक दिन और सही। तो लेने दीजिए इनको जो छोटी छोटी खुशियां, कोई बात नहीं। जी राजीव जी, लेकिन भागेंगे कब तक? ये सवाल भी तो है कि भागेंगे कब तक, बहुत बड़ा सवाल है। राहुल लाल जी, क्या अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी की उपस्थिति न रहे, राहुल गांधी न बोलें, ये कारण हो सकता है कि राहुल गांधी को सदन में आने से ही रोक दिया जाए? कारण तो बिल्कुल यही है। देखिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी को जवाब देना है। राहुल गांधी ने जिस तरह से देखिए अडानी जी के मामले को उठाया, उसका जवाब किसी के पास नहीं। और अडानी का मामला ऐसा हुआ कि अडानी और मोदी जी के जो रिश्ते की कहानी हुई, वो ये कहा जाता था कि कांग्रेस का मैसेजिंग नहीं हो पाता, लेकिन ये बात आज भारत के बच्चे बच्चे तक पहुंचा हुआ है कि क्या अडानी और मोदी बिल्कुल क्या उनके रिश्ते हैं, क्या कहला रहा है। ये सवाल को उन्होंने गंभीरता से उठा दिया और इसका उत्तर प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। उन्होंने जब जवाब दिया भी तो देखिए किस तरह से बौखलाहट में जवाब दिया, तमाम तरह की चीजें उन्होंने कही। उसी में उन्होंने ये भी चीज कहा था कि एक अकेला मोदी सब पे भारी। अरे भाई, आप अकेला अगर सब पे भारी थे, कोई 38 दलों का समूह बनाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? आपको खुश होना चाहिए था। लेकिन आपने तो चुन चुन के पता नहीं कहां से वैसी पार्टियों का नाम जिसे कभी सुना भी नहीं था, जिनके कोई विधायक नहीं, जिनके कोई सांसद नहीं, 38 संख्या में वो भी लेके आ गए कि नहीं अगर उधर 26 है तो हम भी 38 हैं। हम लोग, मुझे अभी भी याद है कि 29 की संख्या चल रही थी, अचानक साया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं 28-29 नहीं, हम लोग भी 38 हैं। आप उस समय राजीव जी बंगलुरु में आप कवर कर रहे थे, उसमें वहां पर आप गए हुए थे, या अचानक से संख्या बढ़ा के 38 कर दी गई। तो देखिए ये डरे हुए हैं। अरे इनको खुश होना चाहिए। मैं तो बीजेपी वालों को कहता हूं कि अगर आप लोगों को यह लगता है कि विपक्षी गठबंधन राष्ट्रवाद पे नहीं है, वो राष्ट्रवादी गठबंधन नहीं है, तो इंडिया नाम रख लिया, वो आपके पीछ पे आ गए तो आप स्वागत कीजिए कि बड़ा अच्छा काम किया आपने। लेकिन देखिए वो डरे सहमे हुए घूम रहे हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी अगर इस बार अलग अलग मामलों पे, वो मणिपुर गए हुए हैं राहुल जी, प्रधानमंत्री होते हुए 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, वो नहीं गए हैं। मणिपुर के मामले को विपक्षी गठबंधन के बाकी सदस्य भी चले गए हैं। तो अब अगर राहुल गांधी वहां के जमीनी स्थिति को रखेंगे, प्रधानमंत्री को पता नहीं वो जमीनी स्थिति पता भी है कि नहीं है, उसका उनको पता भी है तो फिर उनको पता है कि उसका जवाब देना असंभव चीज है। क्योंकि जो हम लोगों ने देखा कि 6500 केसेस जो, और उसके ऊपर गिरफ्तारी जो कि केवल 11 जो सुप्रीम कोर्ट में तथ्य खुल के आए, तो फिर ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज थी कि आप वहां पे हो क्या रहा है आपका। इन सब चीजों का कोई उत्तर नहीं है इनके पास। और एक चीज मैं और कहूंगा जी, इस पूरे प्रकरण से 23 मार्च से जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। अगर इनके थिंक टैंक में कोई है तो उनको तो चाहिए कि कम से कम कल मंडे को जैसे ही लोकसभा सचिवालय खुले, आप त्वरित तौर पर राहुल गांधी जी को संसद की एंट्री दे दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी के एंट्री को अगर आप रोकते हैं, वो पॉलिटिकली आपको और बहुत ज्यादा नुकसान करता है। भारतीय समाज हमेशा जो है, एक तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे महाराष्ट्र में भी, इन्होंने जितना ज्यादा हमला उद्धव ठाकरे के ऊपर किया, आपने उनके संगठन का नाम छीन लिया, उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया। आज देखिए महाराष्ट्र में उनकी लोकप्रियता कितनी जबरदस्त है। आपको आज शरद पवार अगर इसी खेमे में बने हुए तो उनकी लोकप्रियता ज्यादा, अजित पवार की लोकप्रियता कुछ भी नहीं है। तो स्थिति ये हो रही है आज कि जो इंडिया के साथ है वो मजबूत है, जो इंडिया के विरुद्ध है वो कमजोर है। और इस माहौल में आप राहुल गांधी को और सदस्यता रोक दीजिए नियम कानूनों को तोड़ के। मैं एक स्थिति की कल्पना करता हूं,
कि चलिए इन्होंने सदस्यता नहीं दी, अब इन्होंने अपने तरफ से एंट्री के लिए बाधा बना के रखी इन्होंने। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट चले गए संसद के कार्रवाई के दरमियान में ही, और सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि जो स्थिति बनी हुई है अभी, जैसे ये फैसला आया है ऑटोमेटिक तौर पे अब वो एक तरह से सदस्य है, योग्य है। वो एक नोटिफिकेशन की स्थिति है कि आपको उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन लगाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि आप अगले 2 घंटे के भीतर ही इस चीज को कर दीजिए, तो फिर उसके बाद जो इनकी जो बड़ी बेइज्जती होगी उससे कैसे निपटारा करेंगे ये? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके कई कामों को असंवैधानिक तो पहले ही बता दिया है। एक तरह से असंवैधानिक सरकार रही है, राज्यपाल की भूमिका को असंवैधानिक बताया था। और जो मैं तो अमित मालवीय जी को बार बार चुनौती दे रहा हूं कि जो बड़ा नेशनल हेराल्ड के केस का वो गिनती करा रहे हैं वो, क्योंकि देखिए मानहानि के मामलों में तो कुछ है नहीं, मीनू जी ने बड़ा सही चीज बताया। और नेशनल हेराल्ड केस के मामले में जब उसमें क्या चीज बचा हुआ, अगर संजय मिश्रा जी जो कि पूरा जी जान लगाए हुए थे ईडी के, अब तो वो 15 सितंबर तक है, वो अगर उस पूरे प्रकरण में कुछ नहीं निकाल पाया, मैंने तमाम लगातार में सवाल पूछता रहता हूं, अगर ईडी एक छोटे से ईडी जो है कि नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी जांच कंप्लीट नहीं कर पा रही है, बार बार केस रीओपन हो रहा है, और संजय मिश्रा नहीं खोल पाए कुछ, 55 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई, बीमार सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, तो स्पष्ट है कि उन मामलों में इनके पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ये सपना देखते रहे, ये सपना देखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राहुल गांधी इन तमाम चीजों से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। वो आज त्याग और बलिदान की मूर्ति बनकर घूम रहे हैं, आज वो गरीब दलित वंचित तबके की आवाज बनकर घूम रहे हैं, और ये जितना भी नफरत फैला रहे हैं उस नफरत के ऊपर राहुल गांधी बिल्कुल भारी पड़ रहा है। उनकी मोहब्बत की जो दुकान है वो बहुत भारी पड़ रही है। नफरत फैलाने वाले हर काल में, इतिहास के किसी भी काल में चले जाएं, ये काफी कमजोर रहा है, और प्यार मोहब्बत के पैगाम फैलाने वाले हमेशा मजबूत रहे हैं, और वही इस समय हम लोग 2023 में भी देख रहे हैं। और इसलिए इनके लिए 2024 के लिए मैं जो कह रहा हूं, ये जो साजिश वाजिश जो आपने हेडिंग लगाई है, सहमत हूं, लेकिन इसका परिणाम भी देख लीजिए मोदी जी, और जो तथाकथित जो चाणक्य महोदय है अमित शाह जी, आप भी परिणाम देख लीजिए। 2024 में ये परिणाम काफी उल्टा देने वाला है। 2024 से पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ भी उल्टा ही परिणाम दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले ही बहुत सारे जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो भी उनके पक्ष में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी ये राहुल गांधी नाम के शख्स को रोकने की कोशिश क्यों हो रही है? एक आदमी भारत जोड़ो यात्रा करता है, उस दौरान भी उनके टी शर्ट से लेकर के तमाम चीज़ों पे बातें होती हैं, चलो वो तो सही है, लेकिन वहाँ से आगे जब आप सदन में आते हैं, सदन में भाषण देते हैं, लोकसभा में भाषण देते हैं, 19 कट लगा दिए जाते हैं, वहाँ अदानी और मोदी जी के रिश्ते की बात आती है, उसके बाद से एक केस को ओपन किया जाता है, उस केस में मैक्सिमम सज़ा का ऐलान हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब ये गुजरात से बाहर निकल के केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट अपने फैसले में ये बात रखता है और ये पूछते हुए कि मैक्सिमम सज़ा देने का आधार क्या है। इस पर पन्ने तो बहुत खर्च किए गए हैं फैसले लिखने में, लेकिन ये नहीं बताया गया लोअर से लेकर के हाई कोर्ट तक। और इसके बाद जब राहुल गांधी को वहाँ से राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुओ मोटो इस पर फैसला आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया है। कल का इंतज़ार है दीपक पाचपोर जी, कल का इंतज़ार है, लेकिन 2024 और उससे पहले 2023, और आखिर आप तो जाएंगे, चुनावी राजनीति है, देश में लोकतंत्र है और संसदीय प्रणाली हमारी यही कहती है कि आपको चुनाव में जीत करके ही आना है। क्या इतने आश्वस्त हैं मोदी शाह कि चाहे कुछ भी हो जाए हम चुनाव जीत के ही आएंगे, जीत ही लेंगे? अगर ऐसा है तो फिर दूसरे हिसाब से इस डिबेट को भी किया जाए, हम फिर ये उस विषय पे जाएं कि आखिर चुनाव जीतेंगे कैसे, उसकी क्या क्या नीतियां, रीतियां, रणनीतियां हैं, उसको खोजने की कोशिश की जाए अगर वहां तक जाते हैं तो। या ये जो कुछ हो रहा है ये माना जाए कि जनता के आंखों पे पट्टी है और उनको अभी भी वही सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो 2014 और 2019 में दिखाई गई थी और जिसको देख करके जनता ने वोट दिया था। ये मान लिया जाए 2014 और 2019 की तरह ही 2023 और 2024 से ये मान लिया जाए, और इसीलिए राहुल गांधी दोबारा चले जाए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से ले आए आदेश और उसका पालन कर लेंगे। तब तक तो 11 तारीख बीत जाएगी। 15 अगस्त का भाषण सुनिए बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से। विंटर सेशन का इंतजार करेंगे, वहां सिंगोल इंतजार करेगा आपका।
देखिए राजीव जी, ऐसा है कि अमित मालवीय का जो ट्वीट है उसको भी बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज जिस भारत को हम देख रहे हैं, जैसा बदहाल भारत है, हिंसक भारत है, नफरती भारत है, उसमें हम केवल कुछ उन सामने जो चेहरे हमको दिख रहे हैं केवल उनका योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है कि 50-60-70% का योगदान तो वही आईटी सेल है जिसको आज अमित मालवीय जैसे व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि ये हथियार अभी भी पूरी की पूरी तरीके से मोदी के हाथ से नहीं निकला है। मणिपुर इसीलिए जलने जाते दिया जाता है, मेवात और नूह में ठीक है, मणिपुर हो सकता है कि इनके लिए काफी दूर हो, लेकिन जो नूह है, मेवात कितना दूर है, मेवात में क्यों कोई नहीं गया। तो और दूसरी बात, इन चीजों के ऊपर कहीं पर कोई नहीं बोल रहा है। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी घटना जो हुई है वो है जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति किसी को गोली मार रहा है और भारत के 2 लोगों का नाम ले रहा है, और वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं, प्रधानमंत्री का नाम लेके गोली मार रहा है, बाकायदे बता रहा है कि इन दोनों का ही आपको हिंदुस्तान में रहना है तो इनका नाम आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद भी चुप्पी है, तो आप समझ लीजिए कि उनकी बहुत बड़ी निर्भरता जो है, मतलब मुद्दे की जो निर्भरता है आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर है। दूसरी बात, आप अभी भी जाइए, एक बड़ा वर्ग ऐसे ही है कि जो जान रहा है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, हर सुबह वो देखने जा रहा है कि टमाटर जो है हर रोज जो है लगातार लाल हो रहा है, वो देख रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, वो सारी चीजें जान रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, लेकिन अब उनके पास वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एक अभी भी जो बड़ा वर्ग है वो चाहता है और उनको ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली उनकी जो अंतिम शरण स्थली है, खासकर सवर्ण वर्ग जो है, खासकर जो खाया पिया अघाया वर्ग जो है, मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, वो अभी भी मोदी के साथ हो सकता है या नहीं है ये अभी पता चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मोटा मोटी अभी भी उनके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो मोदी को ही वोट दें। दूसरी बात, राहुल गांधी जो है वो उसको भी जीवित रखना चाहते हैं। राहुल गांधी एक अभी भी इसलिए मोदी का हथियार है अपने वोटर्स के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, कि बाकी सब मुद्दे तो उनके फेल हो गए, सब जगह नाकाम है, लेकिन अभी भी उन लोगों को दिखाते हैं, देखिए वंश परंपरा को चलाने वाला ये व्यक्ति है, ये शाहजादा है, ये इन्होंने इतने करोड़ बटोरे हैं, इतने बटोरे हैं। तो वो चाहते हैं कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इस तरीके से बने रहे कि आप उन पे हमला कीजिए और वोट लीजिए। आज भी लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है जो जहर पिछले कुछ समय से फैलाया गया है नेहरू खानदान के खिलाफ, उसके बाद इस पूरे के पूरे गांधी परिवार के खिलाफ, इसको बचाए रखना भी मोदी के लिए इसलिए जरूरी है कि ये बचे खुचे ही हथियार जो है वो मोदी जी के पास रह गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ उनको बड़ी साजिश करना जो है आवश्यक भी हो गया है, उनकी आलोचना करते रहना भी आवश्यक हो गया है, इतिहास खोदना उनके लिए, मोदी के लिए जरूरी हो गया है, तभी कहीं जो है वो किसी तरीके से 2024 के चुनाव में खड़े हो पाएंगे। क्योंकि साफ देख रहे हैं गठबंधन मजबूत हो रहा है, अगले 4-5 चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भाजपा के लिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर वो हमको निश्चिंत दिख रहे हैं तो वही है सामाजिक ध्रुवीकरण, हिंसा, नफरत, दुर्भाग्य है ये कि अभी भी इसको वो अपना मेन प्लैंक बना के रखा हुआ है, इसी को अपना मुख्य हथियार बना के रखा हुआ है। और अगर इन हथियारों पे शान चढ़ाई जाती है तो चुनाव के आने के पहले पहले भारत को बहुत ही खराब दिन देखने पड़ सकते हैं, ऐसी भी मेरी आशंका है राजीव जी। जी, चुनाव और चुनाव से पहले अभी कल जो कुछ होना है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों पिछले 1.5-सवा घंटे से कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, क्या फिर से राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने का प्लान तैयार हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो किसको फ़ायदा किसको नुकसान, यही सब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं पिछले 1.5-सवा घंटे से। आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए अमलेंदु उपाध्याय जी। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आपके पास आना चाहता हूँ, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। प्रशांत जी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात रखूंगा अमलेंदु जी की बात के बाद। अच्छा ठीक है, हाँ अमलेंदु जी, तो क्या ये माना जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, क्योंकि जो भी बयान आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बयान कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि हम अभी भी वही हैं जहां से इस केस की शुरुआत हुई थी। हालांकि अभी केस खत्म नहीं हुआ है,
केस पे अभी चर्चा और इस पर तमाम बहसें होंगी, अभी वो अभी बाकी है। लेकिन जो स्टे मिला हुआ है, इस स्टे से भी परेशानी है। तो ये माना जाए कि नहीं, राहुल के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। देखिए राजीव जी, असल में राहुल गांधी का वास्ता जिन लोगों से पड़ा है, तो वो राहुल गांधी के खिलाफ तो साजिशें रची रहे, लेकिन वो अपने लोगों को भी माफ नहीं करते रहे। उनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, वो पहले अपने अपनों के ही के लिए साजिशें रचते रहे, और किस तरीके से साजिशें रचते रहे हैं वो सब दुनिया के सामने है कि किस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ साजिशें रची गई, किस तरीके से आडवाणी जी के खिलाफ साजिशें रची गई, किस तरीके से संजय जोशी के खिलाफ साजिशें रची गई। और हाल फिलहाल में वो प्रवीण तोगड़िया जो थे, वो अपनी जेट प्लस सिक्योरिटी छोड़ के भागे भागे फिर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये किनके खिलाफ क्या क्या साजिशें हो सकती है। तो ये जो साजिशें रचने वाले लोग हैं, वो साजिशें रचेंगे ही। उनके जो है वो उनका असली जो चाल चरित्र चेहरा जो है वो साजिश रचने का ही है। तो राहुल गांधी के खिलाफ तो वो इसलिए भी साजिश रचेंगे क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा खतरा जो है आज जो है वो राहुल गांधी से ही है। उनको लगता है कि उनकी पूरी जो वैचारिकी है, उनकी पूरी जो राजनीति है, उसको राहुल गांधी सिरे से ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग सभी लोग जो लगातार ये बात करते रहे कि राहुल गांधी जो है आज के दौर में ऐसे अकेले नेता हैं जो सीधे सीधे आरएसएस का नाम लेकर के और उसकी विचारधारा का नाम लेकर के जो है वो सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा जो वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो वो सिर्फ मोदी जी का मसला नहीं है, ये पूरा जो है आरएसएस की विचारधारा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी तन करके खड़े हुए हैं। और अकेले ऐसे राजनेता हैं जो खुल करके इस समय आरएसएस के खिलाफ खड़े हुए हैं और लगातार उसकी बातें कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ तो ये साजिशें जारी रहेंगी और ये साजिशें कम होने वाली नहीं है। अब ये साजिशें किस हद तक जाती हैं, कहाँ तक बढ़ती हैं, इनका क्या अंजाम निकलता है, वो बात की सब बातें, लेकिन ये साजिशें जारी रहेंगी। ये साजिशें रुकने किसी भी हाल में नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी का जो प्रतिक्रिया थी सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर, वो इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये साजिशें रुकने वाली नहीं है और सिर्फ एक स्टे से रुकने वाली नहीं है। हालांकि ये जो सजा पे स्टे हुआ है अभी, तो इस सजा पे स्टे हुआ है, तो अभी जब तक कि राहुल गांधी सजा के खिलाफ जो अगली अदालत में नहीं जाते हैं कि भाई इसको निरस्त किया जाए, तब तक अब जो है वो भूपेश मोदी अभी नहीं जा सकते हैं कि साहब जो अगर भूपेश मोदी को जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट लगता है कि आप जो अपना स्टे निरस्त कर दीजिए। वो लोअर कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे निरस्त नहीं करेगी जी। सुप्रीम कोर्ट का स्टे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही निरस्त कर सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ही पार्लियामेंट गेंद नहीं है, कम से कम इस केस के मामले में फिलहाल नहीं है। कल को क्या होता है, वो दूसरे केस में क्या होता है, वो अलग का मसला है। लेकिन हालांकि ये हो सकता है कि अभी इसको डिले किया जाए और तक दूसरे मुकदमों को भी इस तरीके से लाया जाए। तो साजिशें कुछ भी हो सकती है, साजिशें कुछ भी रची जा सकती हैं। लेकिन बात वही है कि राजीव जी कि वो जरूरी नहीं है कि हर बार साजिश रचने वाला जो है वो कामयाब हो। क्योंकि साजिश रचने वाला ही हमेशा कामयाब होता तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते साजिश रचने वाले कामयाब हो गए होते और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते साजिशें नाकामयाब हुई हैं। तो इसलिए ये उम्मीद रखनी जानी चाहिए कि साजिशें हर हाल में जो है वो नाकामयाब होंगी। जी 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 प्रशांत जी। हाँ, अमलेंदु जी साजिशों की बात कर रहे हैं। देखिए साजिशें कहाँ बनती हैं, कब ये क्रिएट होती हैं, उसमें छोटी सी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी अब एक सिंडिकेट के जरिए शासन कर रहे हैं। सारे के सारे, अभी देखिए गृह सचिव को भी एक्सटेंशन दे दिया गया, संजय मिश्रा का एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट से ले आए। समस्या फिर आएगी सितंबर में, और मुझे नहीं लगता कि सितंबर में भी वो कोई ना कोई उनको रिटायर कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी संजय कुमार मिश्रा के बगैर नहीं चल सकते। तो आप देखिए कि सारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्रेटरी है, चाहे होम सेक्रेटरी, चाहे विदेश सचिव, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी का भी रिटायरमेंट है अगस्त में, उनको भी रिटायर करते हैं कि नहीं करते, ऑलरेडी उनको सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ा दिए 1 साल के लिए। प्रशांत जी, राजीव गौवा कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए, आदेश पारित। जी मुझे अंदेशा था इस बात का, क्योंकि मैं यात्रा में था, मैं देख नहीं पाया जी। तो उनको अगस्त में रिटायर होना था। तो सवाल ये कि एक सिंडिकेट के जरिए मोदी साहब शासन कर रहे हैं। अब उनकी आस्था न ब्यूरोक्रेसी में है, ना उनकी आस्था संसद में है, ना उनकी आस्था तमाम सारे जो
सत्ता को चलाने के, सरकार को चलाने के जो सिंडिकेट, जो स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ है। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है जो ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, जो सोशल एलीट, राइटर्स, बड़े बड़े पत्रकार, संपादक, जिन्होंने मोदी जी की एक छवि बनाई थी 2014 में, उनको राहुल गांधी के पक्ष में लिखने में तो अभी भी शर्म आती है, या सेकुलर या इंडिया गठबंधन के पक्ष में लिखने में शर्म आती है। नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सब लोग नाम उन सबके जानते हैं, जो 60-10 लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने मोदी जी को भी इंडोर्स करना बंद कर दिया, बल्कि आलोचना कर रहे हैं। उद्योगपतियों ने इनके पक्ष में बोलना बंद कर दिया है। सेना के पूर्व अधिकारियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने बोलना बंद कर दिया, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि सब देख रहे हैं कि एक सिंडिकेट के जरिए ये शासन कर रहे हैं। और तो ये एक बड़ी जो संकेत है वो ये, कौन मोदी साहब के पक्ष में बोल रहे हैं, वो जो इको चैम्बर है वो कौन है? आप देखिए, वो आईटी सेल के लोग हैं, वो जो गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं, जो दंगाई हैं, उनके बीच में मोदी साहब उलझ गए हैं। उनको ऑब्जेक्टिवली अपनी पोजीशन को रीअसेस करना चाहिए कि भाई ये लोग जिन्होंने आपको 2014 में इतना बड़ा मसीहा बना दिया था, वो लोग अब आपके पक्ष में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी संसद में आए या ना आए, इस सत्र में कोशिश तो होगी कि उनको ना लाया जाए, लेकिन ये मोदी साहब की छवि के लिए ये और बड़ा कुठाराघात होगा और राहुल गांधी यहाँ से और आगे निकलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इस बीच एक खबर ये आ रही है कि एनडीए के सहयोगी दल कुकी पीपुल्स अलायंस ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। राज्य की एन वीरेन सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया है। यानी एनडीए में जो अभी 38 थे वो अभी इस खबर के साथ 37 रह गए हैं और सरकार से भी वापस ले लिया है। ये कुकी पीपल्स अलायंस है, ये अभी अभी की खबर है, तो ब्रेकिंग आप लोगों के बीच दे रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि किस दिशा में परिस्थितियाँ जो हैं वो किधर जा रही हैं। लेकिन हाँ, एक साल का जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जिस के बारे में यहाँ बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, वो उन लोगों को एक पार्टी बना दें तो शायद वो पार्टियाँ जो हैं वो एनडीए में बढ़ जाएंगी, ये भी माना जा सकता है, क्योंकि पार्टियाँ बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो कुकी पीपल्स अलायंस ने मणिपुर सरकार से और एनडीए से भी खुद को अलग कर लिया है। ये मणिपुर, और मणिपुर ही रुला रहा है। मणिपुर को लेकर ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, गौरव गोगोई ने पेश किया है, संसद के लोकसभा से हैं, लोकसभा में, और इस पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलना है। और जब सवाल आएंगे, जब बातें होंगी, भाषण होंगे, तो कई अलग अलग तथ्यों के साथ में, और इसीलिए राहुल गांधी को रोकने की यहाँ कोशिश हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो एक बृहत आयामी हैं, अलग अलग ढंग से, जो बहुआयामी जिसको कह सकते हैं वो हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ढंग से पेश करने की कला अब वो सीख चुके हैं। और उनका भाषण आप 5 फरवरी या 7 फरवरी 2023 का जो भाषण था, जिसके बाद उनको बाहर किया गया, वो आप याद कर लीजिए। तो बहुत कुछ देखना बाकी है, कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस 1.5 घंटे के चर्चा में ये समझ में तो आप लोगों को भी आ गया होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उस साजिश से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे थे हम, और ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका नफ़ा नुकसान क्या होगा बीजेपी को। राहुल गांधी तो नफ़ा की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी को क्या नफ़ा नुकसान होगा ये। और इस बीच बुलडोजर की कहानी जो है वो अब आगे बढ़ चुकी है, उत्तर प्रदेश से निकल करके नूह तक पहुंच चुकी है, और जिनके घरों पे, छतों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी आंखों में जो आंसू हैं उसको आप देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। क्या ये सही है? ये तो आने वाला वक्त यानी कि जनता तय करेगा, ये आपको सबको तय करना है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मीनू जैन जी,
राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो बने हुए हैं हमारे साथ, अलग अलग बातें लिख रहे हैं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि सिंडिकेट से